तो ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें दिस ब्लॉक इज गिवन सम वेलोसिटी फॉरवर्ड, जिससे ये चलते 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 ऐसी जगह जाके रुका जहां पे दिस थ्रेड is making angle theta with vertical. So this tension will create a force in vertical direction which balances mg. तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, तो इट लीव्स द सरफेस। यही पूछा है कि कहां पे सरफेस छोड़ देगा, वहां पे जाके रुकेगा। तो मैंने elongation in the spring को x माना। So whatever is the elongation in the spring will be difference of length on this side. ये लेंथ अगर l है and this length, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये लेंथ बड़ा हो गया एल सेक थीटा। तो एल से एल सेक थीटा हो गया, दैट मींस चेंज इन लेंथ इज एल सेक थीटा माइनस एल, वही एक्स है। एफबीडी का इक्वेशन बनना के एक्स कॉस थीटा इक्वल टू एमजी, के का वैल्यू इज गिवन लाइक दिस। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, एल से एल कैंसिल कर दिया, एमजी से एमजी कैंसिल कर दिया, दिस टू गोज टू एन, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज 1 एंड कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज 1/2, कॉस थीटा इज 1/2, थीटा इज 60 डिग्री। तो एक तो ये पता चल गया कि थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 to 60 डिग्री while this particle goes from this point to that. अब क्वेश्चन में पूछा है कि यहां से वहां जाने में कितना स्पीड लगेगा। तो इस क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मुझे दिख रही है, बट देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। वन इज स्प्रिंग फोर्स विच इज गेटिंग elongated by x। तो स्प्रिंग का वर्क डन होगा, यानी स्प्रिंग विल ट्राई टू अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, और साथ ही साथ यहां से यहां तक जाने में फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 1/√3। तो हमने लिखा कि जब तक ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द वे, नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट जीरो, एट द लास्ट मोमेंट नॉर्मल रिएक्शन बिकम जीरो। तो रास्ते में सब जगह नॉर्मल रिएक्शन इज mg माइनस kx cos थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स इज काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू mg माइनस म्यू kx cos थीटा। और अगर आगे के डिस्प्लेसमेंट को मैं यहां पे छोटे से डिस्प्लेसमेंट को मान लो, यहाँ पे x पे जाके, या x नहीं, x तो हमने इसका एलोंगेशन लिया, सो लेट अस टेक दिस डिस्प्लेसमेंट एज y एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एज dy। तो अगर मैं यहाँ पे रास्ते का सॉल्व करूं, सो देर इज अ जनरल डिस्प्लेसमेंट y एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy। ये लेंथ l हो गया, ये अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एंगल थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ये आ गया। तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू एन डी वाई, माइनस लगा देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से वहां तक, कि जितना भी एलोंगेशन आ गया दैट कैन बी √3l, क्योंकि ये फाइनली 60 डिग्री तक जा रहा है। माइनस म्यू एन, एन की जगह ये रख दे, माइनस म्यू एम जी माइनस म्यू ए एक्स कॉस थीटा, ये सब मिला के डी वाई। अब ये वाला पार्ट तो वेरी इजी टू सॉल्व है, म्यू एम जी इंटू डी वाई का √3l कर देंगे, बट दिस हैज एक्स का वेरिएबल ऑल्सो एंड थीटा का वेरिएबल ऑल्सो। तो यहाँ पे अब मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी इसलिए आएगा क्योंकि फंक्शन थोड़ा अजीब बन रहा है। ये अगर l है और ये y है, तो tan थीटा को हमने लिखा y/l, तो y इज l tan थीटा, तो dy इज l sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हम लोग इंटीग्रेशन में वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स करें, तो माइनस म्यू
mg इंटू √3l, ये तो पहला वाला पार्ट हो गया, माइनस के। अब x इज द इलोंगेशन। अगर ये वाला लेंथ l sec थीटा है तो x का वैल्यू हो गया l sec थीटा माइनस l, एंड दिस cos थीटा भी था आगे, म्यू के x cos थीटा इंटू dy को मैंने लिख दिया l sec स्क्वायर थीटा। अब केवल इतने पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, माइनस म्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एल स्क्वायर बाहर आ गया, दिस एल एंड दिस एल, और cos थीटा इंटू सेक थीटा हो गया 1, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस cos थीटा इंटू सेक स्क्वायर, ये एक सेक थीटा बचेगा, सेक थीटा डी। अब ये दो इंटीग्रेशन, और ये 0 से 60 डिग्री तक इंटीग्रेट हो जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो tan थीटा हो जाता है, उसका भी लिमिट हमें पता है, ये क्लियर हो जाएगा। और सेक थीटा दी थीटा का इंटीग्रेशन ln सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये हमारा अलग से इंटीग्रेशन 0 से पाई। तो मतलब ये इंटीग्रेशन अलग हो गया, इसका इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 60 डाल देंगे तो 0 से 60 डिग्री अलग, ये ln सेक थीटा प्लस tan थीटा अलग हो गया, और प्लस ये माइनस म्यू एम जी इंटू √3l माइनस म्यू के एल स्क्वायर। तो आप देखो कि तीन मतलब ये थोड़ा सा जहरी इंटीग्रेशन है, बट इट कैन बी मैनेज्ड, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा हो, ये डायरेक्टली हो गया, और सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन भी हमें अलग से आता है। दिस पार्ट, तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, आपको ध्यान होगा, तो मैंने लिखा था वर्क डन बाय जितने भी फोर्सेस है, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और नॉर्मल और mg तो वर्क कर नहीं रहा, बिकॉज दिस ब्लॉक इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर बहुत आराम से वैसे ही लिख दें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम यू स्क्वायर, और स्प्रिंग का वर्क डन है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू हमने निकाला। देखो फाइनली ये वाला लेंथ आ रहा है 2l, और ये लेंथ है l, जो टोटल इलोंगेशन स्प्रिंग का है l, दिस लेंथ वाज l, यहां 60 डिग्री है तो ये 2l हो जाएगा, सेक थीटा 2 हो जाएगा। और फिर ये फ्रिक्शन का वर्क डन, ये ऑलरेडी हमने इतना बड़ा नंबर निकाला है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहां लिखेंगे, इसको बैक कैलकुलेट करेंगे तो u एज अ फंक्शन ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट्स। तो थोड़ा मैथमेटिकली चैलेंजिंग सवाल था, इसलिए मैंने बोला इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते। चलो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट, फिर उसके बाद थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी आज की क्लास में पढ़ लेंगे। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज प्लेस्ड on a rough horizontal floor, force constant of the spring is K. The block is pulled to the right to give total elongation x naught. और यहां से ब्लॉक को आप छोड़ देंगे elongation x naught से। तो ये जो ब्लॉक है ये जितनी देर में वापस आएगा, बोल रहा है स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंचा तो इसका वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी 0 था। तो एक मिनट, गायब हो गया, पावर लग रहा है। हाँ, तो जल्दी देखो, देखो क्वेश्चन को बहुत आराम से देखा।
कि जब हमने ब्लॉक को छोड़ा इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो ये एक्स नॉट इलोंगेशन पे है। फिर ये चलते चलते जब रिलैक्स्ड लेंथ पे आया, यानी x इक्वल टू 0 पे आया, तो इसका वेलोसिटी 0 हो गया। मतलब स्प्रिंग ने जितना यहां से यहां तक खींचने में वर्क किया, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि फाइनल लॉस हो गया। इसका मतलब यहां पे जो रफ सरफेस है उसका फ्रिक्शन ठीक उतना ही वर्क कर रहा है, बिकॉज यहां पे नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल है। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स को हमने लिख दिया म्यू mg, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू mg एक्स नॉट, और स्प्रिंग का वर्क डन हो गया हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। देखो स्प्रिंग इधर खींच रहा है के एक्स से, और डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, तो स्प्रिंग का वर्क डन प्लस लिखा। फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस लिखा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको सॉल्व किया तो फ्रिक्शन का वैल्यू, मतलब म्यू mg लिख दिया, हम इसको फ्रिक्शन भी लिख देते, ये आ गया के एक्स नॉट बाई 2। और यहां से ही हमको क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया। अब सवाल लिखा है कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन। देखो, और इस कंडीशन को याद रखना कि अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का पूछा है, और यहां पे फ्रिक्शन रिक्शन जैसे और भी फोर्सेस लग रहे हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। और वेलोसिटी मैक्सिमम का मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां पे वेलोसिटी का डेरिवेटिव यानी कि एक्सेलरेशन 0 होगा। कोई भी चीज मैक्सिमम करनी हो तो उसका डेरिवेटिव 0 कर देते हैं। तो यहां पे डीवी बाई डी टी 0 कर दिया एक्सेलरेशन। अब इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक किसी भी मोमेंट पे के एक्स फोर्स लगता है, और किसी भी मोमेंट पे म्यू एम जी फोर्स लगता है। अगर दो फोर्स से एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, यानी के एक्स इक्वल टू म्यू एम जी होना चाहिए। लेकिन म्यू एम जी का वैल्यू हमने कितना लिखा है, के एक्स नॉट बाई 2। यहां पे लिख देंगे म्यू एम जी की जगह के एक्स नॉट बाई 2 इज इक्वल टू के एक्स। इसका मतलब है कि x का वैल्यू एक्स नॉट, अरे फिर गया, x इक्वल टू एक्स नॉट बाई 2 होने से ये मैक्सिमम वेलोसिटी से चलेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो कहानी ये समझ में आई कि ये पार्टिकल को जिस मोमेंट, जिस जगह से छोड़ा था, वहां स्प्रिंग का इलोंगेशन एक्स नॉट था। वहां से चलते जब हाफ इलोंगेशन पे पहुंचेगा, ठीक उस मोमेंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि उसी मोमेंट में नेट एक्सेलरेशन या नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 हो रहा है। तो अगर ये बात समझ में आ गई, तो फिर इसके आगे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। स्प्रिंग का इनिशियल पोजीशन पे इलोंगेशन एक्स नॉट है, और हमको ऐसी जगह पे पहुंचना है जहां पे इलोंगेशन एक्स नॉट बाई 2 है, और उस मोमेंट पर एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो यानी कि यहां से यहां तक लाने का डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि एक्स नॉट से एक्स नॉट बाई 2 आने में कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन फिर से वही, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख दिया, इनिशियल 0 है, यही मैक्सिमम निकालना। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन हो गया माइनस म्यू एम जी अपॉन इंटू एक्स नॉट बाई 2, क्योंकि अभी डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट से एक्स नॉट बाई 2 जा रहे हैं, एक्स नॉट बाई 2 प्लस स्प्रिंग का जो वर्क डन है, वो पूरे वर्क डन में से ये वाला वर्क डन माइनस कर देंगे, तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4। देखो, एक्स नॉट से 0 जाने का वर्क डन होता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, तो एक्स नॉट बाई 2 से 0 जाने का वर्क डन होगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, एक्स नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर। एक्स नॉट से 0 और एक्स नॉट बाई 2 से 0, दोनों वर्क डन को माइनस कर दिया, तो एक्स नॉट से एक्स नॉट बाई 2 जाने का वर्क डन। तो ये वर्क डन हो गया इक्वल टू के ई मैक्स कर दिया। अब बस वैल्यू रख रहे हैं, तो म्यू एम जी की जगह हमने अभी सीखा था के एक्स नॉट बाई 2 था, तो ये लिख दिया के एक्स नॉट बाई 2 इंटू एक्स नॉट बाई 2, ये माइनस में हो गया, प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, फिर ये माइनस 1/8 के एक्स नॉट स्क्वायर। ये 1/8 है, ये 1/4 है, यानी कि 1/2 माइनस 3/8 के एक्स नॉट स्क्वायर।
कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू आया, आंसर आ गया 4/8 माइनस 3/8 विच इज 1/8 kx0 स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, वर्क डन बाय मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए ये थोड़ा याद रखना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब पूछे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वेलोसिटी मैक्सिमम करनी पड़ेगी, और वेलोसिटी मैक्सिमम का मतलब एक्सेलरेशन 0 करना पड़ेगा। मोस्टली स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में ये फैक्टर बहुत ही अच्छे से काम करता है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं, और सवाल को रियलाइज करना है ना, सॉल्विंग तो हो जाएगा। लिखा प्लैंक इज मूविंग along a smooth surface with a constant velocity v. A block of mass m is gently placed on it. Initially, the block slips and then acquires a constant velocity v, same as the plank. Throughout the period, a horizontal force is applied on the plank to keep its velocity constant. तो यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं जिससे जो प्लैंक है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चले जा रहा है। तो इसको रोक कौन रहा होगा? जैसे ये ब्लॉक स्लोली यहां रखेंगे वैसे ही इनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा। तो इस पे फ्रिक्शन अगर पीछे लगेगा तो इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। अब इसमें प्लैंक का मास दिया नहीं है, लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू नहीं चेंज हो रहा, हम ये थोड़ी देर मान लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से आगे चलेगा जिससे इसका वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, और ये एफ का वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर होगा जिससे इसका वेलोसिटी कांस्टेंट बना रहेगा। तो आप अगर दो इक्वेशन बनाएं, प्लैंक के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन 0 है, तो एफ का वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल आ गया। और यही फ्रिक्शन फोर्स इसको आगे एक्सेलरेट कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे, तो इससे फ्रिक्शन फोर्स यानी एफ अपॉन एम ही या फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एम ऐसा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल में दो चीजें हो रही हैं, हम फोर्स एफ से आगे खींच रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स एफ, सेम फोर्स एफ पीछे लग रहा है जिससे कि ये दोनों फोर्स का नेट फोर्स 0 है, और ये ऊपर वाला ब्लॉक फ्रिक्शन फोर्स विच इज सेम एज दिस फोर्स, उतनी फोर्स से ये आगे एक्सेलरेट हो रहा है। तो थोड़ी देर तक ये एक्सेलरेट होगा तो इसका वेलोसिटी भी बढ़ते बढ़ते नीचे वाले प्लैंक के वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। चलिए आइए, तो ऊपर वाले ब्लॉक का वेलोसिटी धीरे धीरे, ऊपर वाले ब्लॉक का वेलोसिटी फ्रिक्शन की वजह से इंक्रीज हो रहा है, और जबकि नीचे वाले प्लैंक का वेलोसिटी कांस्टेंट चल रहा है। तो कांस्टेंट चलाए रखने के लिए हमको फोर्स एफ लगाए रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लैंक पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा और ब्लॉक पे सेम फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो ये फ्रिक्शन ब्लॉक का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और यही फ्रिक्शन प्लैंक का वेलोसिटी डिक्रीज करता, बट उसको कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए मैंने उसी के बराबर फोर्स आगे लगाया। तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स और ये फोर्स दोनों का वैल्यू सेम है। अभी अगर हम ये माने, लेट अस अज्यूम द ब्लॉक अटेन्स इट्स वेलोसिटी v, क्योंकि ब्लॉक का वेलोसिटी 0 था, धीरे धीरे रगड़ रगड़ के उसका वेलोसिटी v हुआ, अटेन्स इट्स वेलोसिटी v इन टाइम t, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा v/t। तो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो जाएगा ma, तो उसी फ्रिक्शन फोर्स को लिख देंगे m इंटू v/t। v/t मतलब v माइनस 0/t कर एम v/t। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यही फ्रिक्शन फोर्स फोर्स एफ के इक्वल। ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन में दो सवाल पूछे गए हैं, फाइंड वर्क परफॉर्म बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स विच इज सेम एज फ्रिक्शन फोर्स एंड फाइंड हीट डेवलप्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक। ठीक है, तो वर्क डन बाय
ये फोर्स एफ निकालना। अगर ये प्लैंक v वेलोसिटी से चले जा रहा है और t टाइम तक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये भी t टाइम तक आगे चलता जाएगा, हमें t टाइम तक ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स हमको पता चल गया t टाइम तक लग रहा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F। तो फोर्स F को वर्क डन निकालने के लिए फोर्स F को डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक है वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो टी टाइम में वीटी चलेगा। और फोर्स का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है m इंटू वी बाई टी इंटू वी इंटू टी। तो वी टी में टी कट गया, तो वर्क डन बाय फोर्स एफ आ गया ऑन द प्लैंक। तो प्लैंक पे फोर्स एफ ने वर्क डन किया mv²। एक बार ध्यान से देख लो, इस प्लैंक को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए खींचना पड़ रहा, बिकॉज द ब्लॉक इज अप्लाइंग फ्रिक्शन फोर्स ऑन पीछे की तरफ ऑन द प्लैंक, और वही फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड लग रहा है, प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। सिंस प्लैंक इज मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मींस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स व्हिच इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। तो यही फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है। दिस फ्रिक्शन फोर्स इज चेंजिंग वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। तो अगर मैं केवल ब्लॉक को इमेजिन करूं, केवल ब्लॉक को, तो ब्लॉक हैज जीरो वेलोसिटी इनिशियल और उस पे फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लग रहा है, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो ये ब्लॉक का वेलोसिटी v हो चुका है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ब्लॉक पे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन हाफ mv² आ गया। लेकिन वर्क डन बाय फोर्स F ऑन द प्लैंक, वो हमने निकाल दिया है mv², और फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है। तो अगर मैं ओवरऑल सिस्टम देखूं तो बाहर से जो फोर्स लग रहा है उसने सिस्टम को mv² एनर्जी दी, और प्लैंक की काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जबकि ऊपर वाले ब्लॉक की एनर्जी में हाफ mv² का चेंज हुआ। तो वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में चेंज। ये वर्क डन बाय फोर्स F हुआ है mv², और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है हाफ mv²। तो रिमेनिंग एनर्जी हीट में चला गया। तो क्वेश्चन पूछा हीट में कितना एनर्जी गया, तो हीट में गया हाफ mv²। ये जो mv² है प्लैंक पे बाहर से फोर्स लगा के वर्क डन किया, बट इससे इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ चेंज नहीं हुआ, और ऊपर वाले ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी में 0 से बढ़ के v हुआ, तो इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ हाफ mv²। क्वेश्चन में पहले पार्ट में पूछा वर्क परफॉर्म बाय एक्सटर्नल फोर्स बताओ, आंसर हो गया mv²। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक, यानी अपर ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ हाफ mv²। लोअर ब्लॉक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बाहर से एनर्जी दी गई है mv², बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हुआ हाफ mv²। तो जो काइनेटिक एनर्जी में गया वो बाकी एनर्जी किस में गई, फ्रिक्शन में गई। तो हमारा फ्रिक्शन के अगेंस्ट हीट बन गया हाफ mv²। फ्रिक्शन में हीट बन गया। अब देखो, नॉर्मली थोड़ा ये समझना होता है कि एक ब्लॉक है, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है आगे, एक प्लैंक है, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, और ये प्लैंक है, इस पे फोर्स F लग रहा है आगे। F और फ्रिक्शन इक्वल हैं, तो F का वर्क डन अगर प्लस mv² आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन ऑन द प्लैंक, प्लैंक पे माइनस mv² हो जाएगा। देखो, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल अगर हैं,
और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, मतलब एक पॉजिटिव वर्क करेगा, दूसरा सेम नेगेटिव वर्क करेगा। तो फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक इज डूइंग -mv², लेकिन फ्रिक्शन इसका वेलोसिटी 0 से बढ़ के v बना रहा है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन ऑन द ब्लॉक इज +12mv²। तो व्हाट इज टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मतलब एक ब्लॉक को फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, दूसरे ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। सो टोटल वर्क डन मिला के कितना हुआ, एक पे हुआ -mv², दूसरे पे हुआ +12mv²। तो टोटल वर्क डन दोनों मिला के फ्रिक्शन का हुआ -12mv²। और जो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। नेट वर्क डन एक पे प्लस हो रहा है, जो प्लस वाला है मान लो +100 है और माइनस वाला -150 है, तो जो नेट लॉस ऑफ एनर्जी है वो -50, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन का नेट वैल्यू। जरा पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का लॉजिक यहां से आया कि अगर कंजर्वेटिव दुनिया में फोर्स है, इफ ऐसे if क्या ऐसे लिख देते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज पाथ इंडिपेंडेंट। दूसरी बात, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। रूल ये है, क्यों कंजर्वेटिव बोलते हैं उसको समझ लो। मान लो कि हम अपने घर से निकले, घर से जा रहे थे, मान लो स्कूटर से मार्केट जा रहे थे। हाँ, तो मार्केट जाना है, वहां पे मौज मस्ती करनी है और घर वापस आ जाना है, या मार्केट जाना है, किसी से मिलना है और फिर वापस आ जाना। तो ये हमारा घर है, स्कूटर लेके जा रहा है, जाना चाहते हैं, यहां से मार्केट जाएंगे, वहां पे थोड़ा घूमेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। मम्मी ने कहा कि 100 रुपए ले लो, खर्चा मत करना, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो, जैसे स्कूटर पंक्चर हो जाए और मे बी यू यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड सम मनी, यू कैन स्पेंड, बट जब जरूरत है तभी करना, अदरवाइज कीप दिस मनी विद यू फॉर सेफ्टी। अब 100 रुपए दे दिए, ज्यादा नहीं दिए, तो 100 रुपीज लेके मैं घर से चला 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 चला। लेकिन रास्ते में मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, कह रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला मार्केट जा रहे हैं, बोला मैं भी चलूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो रास्ते में मैंने उसके घर से, मतलब दोस्त के घर से उसको रिसीव किया, फिर दोनों लोग वहां से बैठ के मार्केट चले गए। तो दोस्त ने बोला यार बहुत अच्छा लग रहा, मजा आ रहा, चलो मार्केट में थोड़ा टहलते वहलते हैं, इधर उधर घूमते, घूम रहे मार्केट। लेकिन जब मैंने पॉकेट चेक किया अपना, तो मुझे मेरा 100 रुपए मिल नहीं रहा, तो कहीं गिर गया। अब 100 रुपए जब मेरा मुझे नहीं मिल रहा है, तो मतलब बुरा लग रहा है ना, कि 100 रुपए थे अब नहीं है। हो सकता है हम समोसा खा लेते हैं, हो सकता है हम कुछ मोमोज खा लेते हैं। सो आई डोंट हैव 100 रुपीज नाउ, देयर इज अ लॉस ऑफ 100 रुपीज, ठीक है। तो मैंने अपने दोस्त को बोला यार मेरे पैसे नहीं मिल रहे हैं, बड़ा दिक्कत से अजीब लग रहा है, ढूंढना पड़ रहा है, चलो दोनों लोग ढूंढते हैं, कहीं गिर गए होंगे, ऐसे ढूंढ रहे हैं। तब तक फ्रेंड ने बोला यार अभी अभी तो मेरी मम्मी का फोन आया था, जहां पे तुमने मुझे रिसीव किया था घर पे, तो वहां पे ही 100 रुपए पड़े हुए थे। 100 रुपए पड़े हुए थे, तो मम्मी ने रख लिया है, तुम्हारे हैं क्या? बोला हाँ मेरे ही तो हैं। अब 100 रुपए मेरे पास अभी भी नहीं है, लेकिन अब मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा जितना 2 मिनट पहले लग रहा था। अब इस स्टेटमेंट में अचानक डिफरेंस आ चुका है। डिफरेंस ये आ चुका है कि अब मेरे 100 रुपए कहीं सेव हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, मार्केट में घूमूंगा, इधर से उधर से उधर से उधर से, और फिर उसको जब घर पे ड्रॉप करूंगा, तो 100 रुपए अपने लूंगा और फिर कहीं से भी घर पहुंच जाऊंगा। घर पहुंच के वापस पॉकेट चेक किया, मेरे पास 100 रुपीज हैं। तो हमने बोला कि कहीं पे मोमेंटरली मेरे पैसे गायब हो गए थे, लेकिन फिर जब लौटे तो वापस मिल गए। इसका मतलब दोस्त की मदर कंजर्वेटिव फील्ड है या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड?
मैं कहा अरे शब्द पकड़ में आ गया, कंजर्वेटिव। मतलब अगर कोई ऐसा फोर्स मिले जो मोमेंटरली मेरी एनर्जी खा जाए, लेकिन खा के कहीं सेव रखे, और जब मैं लौट के आऊं तो वापस दे दे, तो इस फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। और इस फील्ड की खास बात होती है कि इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर जाते हुए 100 रुपए वहां चले गए हैं मदर के पास, तो हम किसी भी रास्ते से लौट के जाएं, हमें रास्ते में वापस 100 रुपए मिल जाएंगे। घर वापस पहुंचेंगे तो इनिशियल भी 100 था, फाइनल भी 100 है, टोटल वर्क डन 0। टोटल देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, 0। तो अगर इसको रुपए से हटा के एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, कि मान लो घर से चले, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल, घर से चल रहे हैं, रास्ते में कुछ वर्क, कुछ फोर्स मिल रहा है जो मुझ पे वर्क कर रहा है। यहां तक पहुंचते पहुंचते मैंने चेक किया तो मेरा काइनेटिक एनर्जी रह गया 60 जूल। तो तुमने बोला इस रास्ते पे मेरे ऊपर वर्क हो गया है -40 जूल का, जिससे मेरी काइनेटिक एनर्जी 40 जूल डिक्रीज हो गई है। दैट मींस देयर इज अ फोर्स विच इज कंज्यूमिंग माय काइनेटिक एनर्जी और डिक्रीजिंग माय काइनेटिक एनर्जी बाय 40 जूल। इस फोर्स ने यहां से यहां तक जाते हुए 40 जूल काइनेटिक एनर्जी मेरी रिड्यूस कर दी। लेकिन अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड इफ आई गो बैक, यहां पहुंचूंगा तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी वापस 100 जूल होगी। इसका मतलब वापस लौटते समय ये काइनेटिक एनर्जी को प्लस 40 जूल इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब है किसी भी, अगर ये कंजर्वेटिव है तो जितना काइनेटिक एनर्जी पहले था उतना ही काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइनल मिल रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। दैट मींस टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0। अगर मुझे 100 से कम एनर्जी रिसीव हो रही है, यहां पे घर पहुंचा और 100 से कम है, तो मैं समझ जाऊंगा मेरा एनर्जी में लॉस हो चुका है। नाउ दिस फील्ड इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या है? जहां से चले पूरा रास्ता घूम के वहीं वापस आए, इफ यू गेट द सेम काइनेटिक एनर्जी एज यू हैड बिफोर यू स्टार्टेड, तो फिर किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी वहीं रिसीव हो गई जितनी पहले थी, तो आप बोलेंगे दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव। लेकिन रास्ते में जाते हुए डर लग रहा है, रास्ते में गए थे तो काइनेटिक एनर्जी 60 रह गई थी, इसका मतलब है ये अगर नॉन कंजर्वेटिव हुआ तो 100 to 60 जो लॉस हुआ वो रिकवर नहीं होगा। तो अभी तक ऐसा लग रहा है काइनेटिक एनर्जी कहीं वापस नहीं आई, तो ये तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड हो जाएगा, मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो हमने काइनेटिक एनर्जी तभी पता चलती है जब हम घर लौट आते हैं, यानी कि घर से 100 जूल लेके चले, रास्ते में गए, काइनेटिक एनर्जी 60 जूल दिख रही है, तो अभी यहां पे पता नहीं चलेगा कि दैट दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। व्हेन वी गो बैक टू आवर इनिशियल पोजीशन और फिर काइनेटिक एनर्जी मुझे 100 दिख रही है, तब जाके मुझे लगेगा अरे भाई दिस फील्ड वाज अ कंजर्वेटिव फील्ड, कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन घर जाके पता चल रहा है, पूरे रास्ते रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, घर जाके ओह सही फील्ड में आ गए थे, कंजर्वेटिव निकली, देयर इज नो लॉस। लेकिन अगर घर से चल रहे हैं और मुझे लग रहा है ये तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, मेरा लॉस हो जाएगा, तो फिर मैंने अपनी मम्मी से बोला ये जो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, ये अगर रास्ते में नॉन कंजर्व, मतलब कोई चोर मिल गया, कोई ऐसा बंदा मिल गया, 100 रुपए ऐसी जगह गिर गए, जो रास्ते में कोई रैंडम इंसान को मिल गया जिसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो वो अपने पॉकेट में रख लेगा, फिर वापस नहीं करेगा, तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। दैट मीन्स देर कैन बी अ फोर्स विच इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, अगर वो फोर्स मेरी एनर्जी खाएगा तो वापस जाते हुए लौट आएगा नहीं, तो मेरा तो नेट लॉस हो जाएगा। तो अगर ये फील्ड नॉन कंजर्वेटिव हुई तो खतरा है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ये रास्ते में जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ये बड़े चालाक होते हैं, ये अगर मेरी एनर्जी खाते हैं तो कहीं लॉस नहीं करते, दे सेव द एनर्जी समवेयर, और जहां सेव करते हैं उसी जगह को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर रास्ते में मिलेगा एंड इट इज टेकिंग माय एनर्जी, दैट मींस इट इज गोइंग टू सेव द एनर्जी इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो जो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम में स्टोर हो जाती है बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन ही ऐसे बना दिया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये केवल कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही डिफाइंड है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसी को बस पकड़ के रखना कि कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी में
उसका नेगेटिव स्टोर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस कंजर्वेटिव फोर्स का डॉट डिस्प्लेसमेंट R1 से R2। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए यही दो चीजें सीखी गई। दो फायदे इसमें, एक कंजर्वेटिव फोर्स की एनर्जी के टर्म्स में अगर पोटेंशियल एनर्जी बना दे तो हर दिन वर्क डन कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। व्हाई? बिकॉज दिस वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। अगर दो पॉइंट के बीच में आज ये मैंने वर्क डन निकाला और इसका आंसर आ गया 100 जूल, तो तुम किसी भी रास्ते से जाओगे ये 100 जूल ही आएगा। तो मैंने सोचा कि अगर एक ऐसा फोर्स है जो दो पॉइंट के बीच में एकदम फिक्स वर्क कर रहा है, तो दो पॉइंट के बीच में फिक्स अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी से भी फर्क नहीं पड़ता। अब उनका जो एनर्जी में इंक्रीज है वो फिक्स हो गया, तो जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम नए एनर्जी के नाम से याद कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसका लॉजिक ये है कि पॉइंट 1 से चल के मैं पॉइंट 2 पे पहुंचू, यहां से यहां चलने पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मान लो -20 जूल आया। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज होगा वो 20 जूल होगा। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है मुझे नहीं पता, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता यहां से यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अगर मान ले कोई एनर्जी तो उसमें 20 जूल का इंक्रीज होगा। तो यहां पे अगर मैं 0 मान लूं और यहां पे 20 जूल मान लूं तो ये फिक्स हो गया। मतलब ये एक दिन मैंने इसको डिफाइन कर दिया तो ये फिक्स हो गया। अब किसी और रास्ते से भी जाओगे तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी 0 और यहां की 20 रहेगी, और किसी और रास्ते से जाएंगे तो यहां की 0 और यहां की 20 रहेगी। तो हम जाएंगे कैसे? तो तुम बोलो किसी भी काइनेटिक एनर्जी से जाओ। जैसे यहां पे मैं 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी से गया, तो किसी भी रास्ते से गया, जब मैं यहां पहुंचूंगा तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी 20 बढ़ चुका है और काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल उतना ही डिक्रीज। देखो 100 जूल प्लस 0, यहां पे टोटल एनर्जी कितनी है 100 प्लस 0, तो यहां पे भी टोटल एनर्जी कितनी होगी 20 प्लस समथिंग इक्वल टू 100। पूरा 100 प्लस 0 इज 100, टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। तो पोटेंशियल एनर्जी में 20 जूल का इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में 20 जूल का डिक्रीज करके यहां 100 लिखा, यहां 80। किसी दिन मैंने इस पॉइंट को काइनेटिक एनर्जी 60 जूल से क्रॉस किया तो यहां पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी 40 जूल हो जाएगा। तो इससे यह भी फर्क नहीं पड़ रहा कि विद व्हाट काइनेटिक एनर्जी वी आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अगर किसी एक दिन एक रास्ते पे वर्क डन 20 जूल आ गया था तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज 20 जूल हो गया। तो कोई भी एनर्जी का नंबर लिख के डिफाइन कर दो। तो पोटेंशियल एनर्जी दुनिया में हर पॉइंट पे अगर ऑलरेडी डिफाइन हो जाए तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते समय हमें हर दिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखनी है, बट हर दिन डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी का सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एक दिन डिफाइन करनी होती है, पूरे रास्ते पे बिछा देनी होती है। एक बार और समझो, मान लो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स -50 जूल है। मतलब अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम x मान ले तो वहां पे x प्लस 50 हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट x का वैल्यू नहीं है, जो मर्जी मान लो। जैसे यहां पे 0 मान लो, वहां पे 50 ले लो, यहां पे 100 मान लो, वहां पे 150 ले लो, वहां पे 0 ले लो, यहां पे -50 ले लो। सो n, तो इफ यू टेक पोटेंशियल एनर्जी 0 एट वन पॉइंट, you will get potential energy at all points of the field। करके देखना आ जाएगा बस। और अगर फील्ड के हर जगह पर पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाए तो फिर परेशान कर रहा है। फील्ड के किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाए और उस पॉइंट से सारे पॉइंट के बीच में वर्क डन का वैल्यू ऑलरेडी पता हो, तो बाकी सारे पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा और पाथ भी डिपेंड करता नहीं है। तो मैं अगर ऐसे रैंडम फील्ड बना दूं कि एक जगह पोटेंशियल एनर्जी 0 है, कहीं पे -10, कहीं पे -20 है,
कहीं पे -30 है, कहीं पे -40। अब ये दीज आर पोटेंशियल एनर्जीज, U4, U3, U2, U1, ऐसे हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। अब किसी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक जाने का अगर किसी भी दिन काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने बोला पहले इस पॉइंट पे जिस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वहां पे मैंने काइनेटिक एनर्जी दे दिया 10 जूल। तो यहां से जब 3 वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, अब किस रास्ते से गया डज नॉट मैटर, वन यहां पे काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल, पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल, टोटल एनर्जी हो गया 10 + 0। और यहां से यहां आते समय पोटेंशियल एनर्जी में वैल्यू हो गया 0 से बदल के -30। अरे यार, 0 से बदल के -30 हो गया, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी को मैंने K3 लिख दिया, और टोटल एनर्जी यहां पे हो गया -30 + K3, और इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी था 10 जूल प्लस पोटेंशियल एनर्जी था 0। तो K3 का वैल्यू ऐसे सॉल्व किया तो 40 जूल आ गया। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में 30 जूल का लॉस हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी में 30 जूल का गेन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट नंबर 1 से 4 जा रहा हूं, या पॉइंट नंबर 1 से 2 जा रहा हूं, या 2 से 4 जा रहा हूं, या 0 से 1 किसी भी दो पॉइंट के बीच में चलोगे, अगर पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी एक बार फैला ली तो वो चेंज नहीं होती है। अगर आपने एक जगह पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के बाकी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर ली, तो किसी भी मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से बहुत ही सस्ते में सॉल्व होता है। अब इसमें इसमें नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम क्या थी? नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम ये थी कि वर्क डन कैलकुलेट करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए। सो द फॉर्मूला वाज टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं, तो हमें पहला वर्क डन, दूसरा वर्क डन, तीसरा वर्क डन, चौथा, वी हैव टू कैलकुलेट ऑल वर्क। तो हर सवाल में वर्क कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स हैं तो उनका वर्क कैलकुलेट करने के बजाय उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना लो, और पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम के हिसाब से चलती है। मतलब जैसे पॉइंट नंबर 1 पे जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट नंबर 1 का है, 1 से हम कहां जा सकते हैं? 1 से हम 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं, 5, कहीं भी जा सकते हैं। किस रास्ते से जा सकते हैं? किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। तो वर्क डन हर दिन कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि पोजीशन वाइज एनर्जी। तो लिखने का तरीका थोड़ा इजी हो जाता है, और सॉल्विंग भी थोड़ा इजी हो जाती है, बट पोटेंशियल एनर्जी पहले एक दिन बनानी पड़ती है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ mg, पहला हमारा एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ mg। तो मान लीजिए एक ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी u1 है, जब ये नीचे चला आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी u2 है, और यहां mg फोर्स लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ h है। तो मैंने बोला फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जिस भी का भी एनर्जी निकालेंगे उसके वर्क डन का नेगेटिव लिख देंगे। तो ये लिख दिया u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्लस mgh। तो हमारा आंसर आया u2 इज इक्वल टू u1 माइनस mgh, या u1 इज इक्वल टू u2 प्लस mgh। तो अभी ना तो u1 कैलकुलेट हो रहा है, ना u2 कैलकुलेट हो रहा है। हमें यह पता चल रहा है कि u1 लिखेंगे तो u2 प्लस mgh हो जाएगा, u2 लिखेंगे तो u1 माइनस mgh हो जाएगा। तो मेरे दिमाग ने ऐसे सोचा कि अगर मैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी नीचे वाले पॉइंट पर 0 मान लू, तो ऊपर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लिख दूंगा प्लस mgh, और ऊपर वाले पॉइंट पे अगर 0 मान लूंगा तो नीचे वाले पॉइंट पे लिख दूंगा माइनस mgh। तो फिर किस पॉइंट की क्या पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और कहां से कहां आने में कितना वर्क होता है? तो आप बोलोगे देखो अब आज के बाद वर्क नहीं कैलकुलेट करेंगे, जहां मेरी मर्जी है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैं 0 मान लूंगा। अगर क्वेश्चन में पार्टिकल गोज अप फ्रॉम दैट पोजीशन एट दिस फाइनल पॉइंट, आई विल राइट पोटेंशियल एनर्जी एज प्लस mgh। इफ फ्रॉम हायर पॉइंट इट कम्स डाउन, तो अगर मैंने ऊपर 0 मान लिया तो नीचे वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दूंगा माइनस mgh। अब मुझे ना तो डिस्प्लेसमेंट देखना है, ना वर्क देखना है, ना फोर्स देखना है। इनिशियल पॉइंट पे कुछ मान लेंगे तो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। इस लॉजिक से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। एक बार और बोलता हूं, मान लीजिए एक पार्टिकल
पोजीशन नंबर 1 से चलता हुआ पोजीशन नंबर 2 पे पहुंच गया। क्वेश्चन पूछा है कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी बताओ। 1 से चलते हुए 2 पे पहुंच गया, तो हमने बोला 1 पे काइनेटिक एनर्जी 0 है और 1 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 अज्यूम कर लिया। यहां पे 0 हो गया, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट पे 0 होगा तो नीचे वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे -mgh। अब देखो, हमने लिखा k1 प्लस u1 एट 1 पॉइंट इज इक्वल टू k2 प्लस u2 एट सेकेंड पॉइंट। तो k1 की जगह लिखा 0, u1 को 0 अज्यूम करा और k2 को लिखा हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी u2 को लिखा -mgh। अगर वेलोसिटी पूछोगे यहां पे, तो वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा √2gh। तो पोजीशन 1 पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन 2 पे काइनेटिक एनर्जी पर, बीच में क्या हुआ आई डोंट केयर। बीच में कहां से कहां गया हमको मतलब नहीं, किस रास्ते से नीचे आया हमें मतलब नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम नहीं करेंगे। मतलब कि एक बार पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखना सीख लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी में इनिशियल पॉइंट की अलग पोटेंशियल एनर्जी होती है, फाइनल पॉइंट की अलग पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इनिशियल पॉइंट पे लिखते हैं, फाइनल पॉइंट पे लिखते हैं, बीच बीच में क्या हुआ, बीच में पार्टिकल कितना चला, कितना घूमा, कहां गया, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज इजियर टू राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन समस्या क्या है कि ये कहानियां तभी काम करती हैं जब कंजर्वेटिव फील्ड में। तो इन अ कंजर्वेटिव फील्ड, इन अ कंजर्वेटिव फील्ड, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 1 पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट। लेकिन पॉइंट वाइज एनर्जी लिख पा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। अब आप वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं कर रहे। ये ही रियलाइज आपको करना है कि पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिखने फायदा क्या होता है कि हमको जिस मोमेंट का सॉल्व करना है उसी मोमेंट पे फोकस करना है। फिर उस मोमेंट से दूसरी जगह जाने पे वो किस रास्ते से कैसे उछलता हुआ गया हमको मतलब नहीं, किस रास्ते से गया हमको मतलब नहीं। we only have formula which is dependent on initial potential energy depending upon initial position, final position energy will be dependent on final position। ठीक है, जैसे देखो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो हमने लिखा U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम x1 टू x2। तो U2 माइनस U माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग इज ऑलरेडी माइनस kx dx, उसमें माइनस लगा है तो हाफ k x2² माइनस हाफ k x1²। अब हमारा डिफरेंस आया U2 माइनस U1 इज हाफ के x2² माइनस हाफ के x1²। तो हमने क्या चालाकी से, क्योंकि हम कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने U2 को ये मान लिया और U1 को ये। तो हमने बोला U2 का आंसर अब आज से याद कर लेंगे हाफ के x2², और U1 का आंसर याद कर लेंगे हाफ के x1²। और जब जब डिफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब एट रिलैक्स्ड लेंथ x का वैल्यू 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 लिख देंगे। जब x1 डिफॉर्मेशन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x1² लिख देंगे। जब x2 डिफॉर्मेशन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के x2² लिख देंगे। तो इस तरीके से अगर सॉल्व करें तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। मजेदार बात क्या है कि स्प्रिंग वाले क्वेश्चन, मतलब स्प्रिंग हो या ग्रेविटी हो, इनके वर्क डन पाथ पे डिपेंड करते नहीं। तो इवन इफ द पार्टिकल इज फॉलोइंग सम अदर पाथ, गोइंग थ्रू सम अदर रास्ता एंड गेटिंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो भी वर्क डन का वैल्यू, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू केवल इनिशियल एलोंगेशन एंड फाइनल एलोंगेशन पे डिपेंड करेगा। अभी इसका एक सवाल जल्दी से करते हैं और फिर इसका लॉजिक आपको समझ में आएगा। और दूसरा ये भी कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है या हमको टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो उसका लॉजिक समझना, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। एक तो क्वेश्चन में mg
और स्प्रिंग दो ही लोग वर्क करें, अगर mg और स्प्रिंग दो ही फोर्स हैं, फ्रिक्शन नहीं है, कोई और एक्सटर्नल फोर्स, अननोन एक्सटर्नल फोर्स नहीं, अननोन का मतलब है जैसे किसी ने बोला हमने एक ब्लॉक को 10 न्यूटन फोर्स से खींचा, अब तुम यार 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हो तो 10 न्यूटन का कोई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला थोड़ी ना हमारे पास है, वी हैव ओनली टू पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, एक ग्रेविटी का mgh और एक स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर, ग्रेविटेशनल का mgh, स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर, तो अभी हमारे पास दो पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर किसी सवाल में दो ही फोर्स लग रहे हैं अदर देन नॉर्मल एंड टेंशन, नॉर्मल टेंशन स्प्रिंग एंड mg, जैसे क्वेश्चन देखो, इसमें एक बीड है जो पॉइंट ए पर है और बीड स्प्रिंग बीड और पॉइंट ओ के बीच में कनेक्टेड है, ओ पॉइंट फिक्स है, यहां से मैंने इस पार्टिकल को छोड़ा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल ऐसे घूमते 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 ए से चलता हुआ बी पर आ जाएगा, तो ए से बी पर जब आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा होगा लेकिन स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच होता जाएगा, या जो भी इलोंगेट, अगर स्ट्रेच्ड है मतलब कंप्रेस्ड है तो नॉर्मल खुलता जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं। A particle of mass 5 kg is free to slide on smooth ring of radius 20 centimeter fixed on a vertical plane, ये vertical plane है मतलब mg नीचे लग रहा होगा, the particle is attached one end of the spring whose other end is fixed at point O, initially the particle is at rest at A such that OAC equals to 60 degree, वहां 60 degree लिखा है, C being the center of the ring, natural length of the spring is equal to 20 centimeter, मतलब अभी जो स्प्रिंग है क्योंकि ये 60 मतलब ये 60 है तो ये दोनों तो आइसोसलेस ट्रायंगल बनेंगे, तो 60 60 60 तीनों एंगल बराबर हो गए, तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब स्प्रिंग अभी रिलैक्स्ड है, और रिलैक्स्ड स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की जीरो होती, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है रिलैक्स्ड। चलो खैर आगे लिखा है स्लाइड्स डाउन द रिंग एट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन particle and the ring becomes zero when it reaches the lowest point P, find force constant of the spring, ठीक है, अब बहुत आराम से समझ, जब ये बीड ऐसे निकलते हुए नीचे पहुंच रहा होगा तो इस पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल भी पोटेंशियल एनर्जी बनाता है, स्प्रिंग भी पोटेंशियल एनर्जी बनाता है, तीसरा नॉर्मल रिएक्शन है जिसका कोई वर्क ही नहीं हो रहा, तो हम लोग यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाएंगे अनलेस वी हैव सम अदर एक्सटर्नल, जैसे कोई बोलता हमने 5 न्यूटन फोर्स से और खींचा हुआ है, अरे तुमने 5 न्यूटन एक्स्ट्रा लगा दिया अब इसका तो वर्क ही लेना पड़ेगा, तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते, लेकिन इफ वी हैव नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स, मतलब कोई एजेंट फोर्स नहीं लगा रहा और कोई फ्रिक्शन फोर्स ना लगे, तो हमने यहां लिख देते इफ नो काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं होता, तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से कर देंगे इसको, नो काइनेटिक फ्रिक्शन एंड नो एक्सटर्नल एजेंट वाला फोर्स एक्ट्स, ये दोनों ना हो, जैसे कोई अलग से फोर्स लगा देते, हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, हमने 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, वो ना हो, कोई इंसान ना खींचे, तब तक आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, तो पॉइंट ए पर हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे ए पर, ए पर, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ये U1 दो बार क्यों लिखा है, एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है, एक mgh वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और फिर बी के लिए फिर से काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, यानी जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं अभी हमारे मतलब हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो देयर विल बी ओनली 2 कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, वन इज स्प्रिंग अदर इज mg, वदर स्प्रिंग और mg, हमने कितने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, स्प्रिंग का, mg का, स्प्रिंग का, ये अगर 60 डिग्री बना रहा है तो इस लेवल पे ये जो हाइट है r/2 है, क्योंकि ये r है तो ये r cos 60 r/2, और ये वाली जो हाइट है r है, मतलब यहां से b पॉइंट तक नीचे आएगा तो ये 3r/2 डिस्टेंस नीचे गिरेगा, r का वैल्यू 20 सेंटीमीटर तो 30 सेंटीमीटर नीचे गिरेगा, तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ऊपर वाले पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो तो नीचे वाले पॉइंट पर लिखते हैं -mgh, और नीचे वाले पे 0 मान ले तो ऊपर वाले पे लिखते हैं +mgh, तो कहां पे क्या लिखते हैं, देखो अगर मुझसे पूछोगे तो मैं इनिशियल को हमेशा 0 मान लेता हूं, इनिशियल को 0 मान लेता हूं, किसमें, ग्रेविटेशनल, एक बार लिखते
तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी जीरो बिकॉज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम दैट पोजीशन, और स्प्रिंग रिलैक्स्ड है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है पॉइंट ए पे। प्लस ग्रेविटेशनल हमारे ऊपर होता है तो हम कहीं भी जीरो मान लेते हैं, तो हमने इनिशियल जीरो मान लिया। अगर इनिशियल से ऊपर जाएगा तो प्लस एमजीएच लिख देंगे, इनिशियल से नीचे आएगा तो माइनस एमजीएच। सो दीज थ्री एनर्जीज आर जीरो। बी पॉइंट पे पहुंचे तो बी पे चल रहा है वो वेलोसिटी v से, हमने मान लिया ये बीट जब बी पे पहुंचा तो v से चल रहा है, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी यहां पे हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये देख लेते हैं कि जब स्प्रिंग ये ऐसे चल रहा होगा यहां पहुंचेगा तो स्प्रिंग का लेंथ हो जाएगा 2r, स्प्रिंग का लेंथ हो जाएगा 2r, जबकि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है r, तो स्प्रिंग का इलोंगेशन 2r माइनस r यानी कि r है। तो x का वैल्यू r बाद में यूज कर लेंगे, और ऊपर से नीचे आने पे कितना हाइट गिरा h, तो पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। स्प्रिंग का एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh विच इज 3r/2। तो इसको ये दिस इज वन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है। अभी इसमें हमें k का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू मुझे पता है, mg 3r/2 का वैल्यू पता है, लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू नहीं पता है। लेकिन कंडीशन एक और दी है, बोल रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन पार्टिकल एंड द रिंग बिकम जीरो व्हेन इट रीचेस द लोएस्ट पोजीशन। अब लोएस्ट पोजीशन पे नॉर्मल रिएक्शन को जीरो करने को बोल रहा है। तुमने बोला नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स होता है, फोर्स का वैल्यू जीरो कराएंगे तो एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो यहां पे लिखा फोर्स, लिखा kx, एक फोर्स लिखा mg, और ये अगर v से चल रहा है और पार्टिकल पे बैठ जाऊं मैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है mv²/r, और नॉर्मल रिएक्शन को अभी अभी कर दिया है जीरो। तो यानी कि kx का वैल्यू mg प्लस mv²/r के इक्वल। तो kx में x का वैल्यू भी r ही है, तो kr इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r। अब यहां पे और यहां पे के दोनों जगह अननोन है और v स्क्वायर भी दोनों जगह अननोन, तो मैं mv स्क्वायर को mv स्क्वायर से अगर रिप्लेस कर दूं यहाँ पे kr माइनस mg, तो यहाँ हाफ mv स्क्वायर की जगह kr स्क्वायर माइनस mgr लिख देता हूं, और प्लस हाफ kr स्क्वायर माइनस mg 3r/2 लिख देते हैं। फिर ये सॉल्व हो जाएगा, इक्वल टू जीरो चल रहा भाई। सो नाउ दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। k का वैल्यू निकालना, बाकी सारे वैल्यूज आर ऑलरेडी नोन। तो मे बी शायद आप पॉइंट समझ पा रहे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा मुद्दा नहीं था। मेरा मुद्दा है कि अगर कोई पार्टिकल पे mg और फ्रिक्शन, सॉरी mg एंड स्प्रिंग फोर्स, देयर आर टू फोर्सेस ओनली एक्टिंग एंड इट इज मूविंग ऑन इट्स ओन, अपने आप ही चले जा रहा है, हमने छोड़ा चल गया, हम एक पॉइंट से फेंक रहे हैं दूसरे पॉइंट पे पहुंच रहा है, k1 प्लस u1 k2 प्लस u, k1 प्लस u1 k2 प्लस, तो इट विल बी, देखो रास्ता देखो ऐसे घूमते हुए आया है, लेकिन पाथ से फर्क नहीं पड़ता। हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, केवल पोजीशन वाइज एनर्जी लिखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो ये, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं, ये मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे दूंगा, लेकिन ऐसे देखो कि क्वेश्चन में लिखा है स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ 2r है, अभी ये लेंथ ऐसे है, ये 3r ये 2r, तो ये 5r/2 हो जाएगा, यानी 2.5r। तो इलोंगेशन इनिशियल दिख रहा है r/2, यहां पे स्प्रिंग इज इलोंगेटेड बाय, तो x का वैल्यू r/2। जब ये बीड को यहां से छोड़ दूंगा तो ऐसे इलोंगेटेड स्प्रिंग है, मतलब स्प्रिंग इलोंगेटेड है और ये बीड है, ये रॉड में फंसा हुआ है, तो ये बीड को छोड़ेंगे तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो बीड विल स्लाइड डाउन, यहां ऐसे पहुंचेगा और ये स्प्रिंग यहाँ नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। सो बीड विल स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी, भी हमको पूछा इसका वेलोसिटी बताओ, यहां से छोड़ा, एक तो mg नीचे लग रहा है, ऊपर से स्प्रिंग भी खींच रहा है बिकॉज स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, तो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, स्प्रिंग इधर खींच रहा है, mg नीचे खींच रहा है, सो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन पूछा वेलोसिटी बताओ, तो हमने बोला दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2, इस पोजीशन पे हम लिखेंगे k1 प्लस u1 प्लस u1, और फाइनल पे लिखेंगे k2 प्लस u2
प्लस U2। अब ये U2 U2 U1 U1 में क्या लिखता हूं, mg एंड स्प्रिंग, टू फोर्स mg एंड स्प्रिंग। तो अगर फ्रिक्शन ना हो, एक्सटर्नल एजेंट ना खींचे, एंड ओनली mg एंड स्प्रिंग और mg और स्प्रिंग आर एक्टिंग, तो फिर आपको इनिशियल और फाइनल बीच की रास्ते पे कुछ सॉल्व नहीं करना। हमको फोर्स नहीं निकालना, हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना, हमको इंटीग्रेट नहीं करना, वर्क डन कुछ नहीं निकालना है। यहां पे स्प्रिंग R/2 स्ट्रेस्ड है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग स्ट्रेस्ड है हाफ के R/2 का स्क्वायर, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम जहां मर्जी वहां 0 लिखते हैं, तो मैं हमेशा इनिशियल 0 लिख देता हूं, इक्वल टू, बाद में V से चल रहा है हाफ एन बी स्क्वायर, बाद में स्प्रिंग रिलैक्स हो गया, 0 हो गया पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का, बाद में ये नीचे आ गया 3, ये कितना दिया हुआ 3R/2 नीचे आ गया, तो माइनस mg 3R/2। माइनस इसलिए क्योंकि ऊपर अगर 0 लिख देंगे तो नीचे माइनस mgh, नीचे 0 लिखेंगे तो ऊपर, लेकिन इनिशियल जहां होता है मैं वहीं 0 ले लेता हूं। इनिशियल 0 लोगे, अगर नीचे चले गए माइनस mgh, वहां से ऊपर चले गए प्लस mgh, ऐसे करते जाइए। काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑल पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑल पोटेंशियल। मेरा रूल सिंपल है कि अगर किसी सवाल में स्प्रिंग एंड mg देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग अदर देन दोस फोर्सेस, केवल नॉर्मल टेंशन लग रहे हैं, वो नॉर्मल टेंशन वर्क करते नहीं वैसे भी, तो mg एंड स्प्रिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ mg, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ mg, तो लेफ्ट साइड में भी 2 पोटेंशियल एनर्जी, राइट साइड में भी 2, और काइनेटिक एनर्जी, तो k1 प्लस u1 k2 प्लस u2, ऐसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ लिया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा और कहानी सीखते हैं। मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन कोई पूछ रहा है, लेकिन ऐसे दिया हुआ है कि फोर्स इक्वल टू k/r², बोल रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बताओ इफ r टेंडिंग टू इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो हम हमेशा ये लिखते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन एज k/r², आगे लिख देंगे dr, लेकिन इंटीग्रेशन कर देंगे r टू इंफिनिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी आ जाएगा r से, मतलब u इंफिनिटी माइनस यू आर। क्वेश्चन में बोल रहा है जब r इंफिनिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानना है, कहां मानना है वो सवाल देगा नहीं, तो वी कैन ओनली फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, तो माइनस यू आर इज इक्वल टू माइनस k/r² dr, इसको इंटीग्रेट करेंगे r से इंफिनिटी, तो 1/r² dr का इंटीग्रेशन -1/r होता है, माइनस भी कट जाएगा, तो k/r माइनस से माइनस प्लस हो गया, r टू इंफिनिटी, तो k बाय इंफिनिटी माइनस k/r इज इक्वल टू 0 माइनस यू आर, तो k बाय इंफिनिटी को भी 0 कर देते हैं, तो माइनस यू आर इज इक्वल टू k/r, माइनस में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ डिस्टेंस r इज k/r, ये हमारा आंसर आ गया। k/r² फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ गया k/r। तो इस तरीके से किसी भी फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी बताया जा सकता है। कोई फोर्स आपको अगर गिवन है तो उसको किसी भी 2 पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट करोगे, उन 2 पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ जाएगा। आपको पाथ देने की जरूरत नहीं है, बिना पाथ के ही इंटीग्रेट हो रहा है, तभी वो कंजर्वेटिव है तो हो ही जाएगा इंटीग्रेट। तो k/r² का इंटीग्रेशन करने के लिए हमने कोई पाथ की जरूरत नहीं, हमने इंफिनिटी तक इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 गिवन था क्वेश्चन में। अगर ये किसी r1 पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता तो मैं r1 से r तक इंटीग्रेट करता और r1 वाले को 0 लिख देता। तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालो, उसमें एक पॉइंट का दिया है उसको रख दो, तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, फिर जनरल फंक्शन बन जाएगा। तो किस फोर्स के लिए सॉल्व कर सकते, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसके पोटेंशियल एनर्जी बना सकते हैं, हमेशा रूल यही चलता रहे। ठीक है, अब एक पॉइंट और समझो, अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज माइनस ऑफ एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर है,
इंटीग्रेशन हटा दें तो du इज इक्वल टू माइनस एफ सी डॉट डी आर हो गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स का आंसर माइनस डी यू बाई डी आर हो गया। इसको भी याद कर लो। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी दे के फोर्स पूछेंगे तो माइनस डी यू बाई डी आर से सॉल्व होगा, यानी डिफरेंशिएट कर देंगे विद माइनस साइन। अब अगर मैं इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहूं तो डेल ऑपरेटर यानी इसका डी बाई डी आर यानी ऐसे डी बाई डी एक्स आई कैप, ये पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, डी बाई जे कैप माइनस डी यू बाई डी जेड के कैप। आपको वेक्टर में फोर्स चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी को 3 बार डिफरेंशिएट करोगे। अगर एक्स रिस्पेक्ट में करोगे तो आई कैप लगा दोगे, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे जे कैप, एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू के कैप, जेड एक्सिस विल गिव अस के कैप। तो मैं इसका एक अभी इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन वैसे हमारे पास है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ फंक्शन में लिख के लाया था, हाँ ये मान लो पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन ऑलरेडी गिवन है। तो हमको ऐसे दिया u इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू वाई या ओमेगा वाई दिया है, तो केवल y का फंक्शन है तो हम इसको फोर्स निकालना है अगर, तो फोर्स को माइनस डी यू बाई डी वाई कर देंगे। बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो x और z के रिस्पेक्ट में उसको कांस्टेंट माना जाएगा, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ माइनस डब्ल्यू हो गया, जे कैप लिख दिया, यानी कि डब्ल्यू जे कैप हो गया हमारा फोर्स। अच्छा दूसरा, पहला पार्ट तो पहला सवाल तो ये था। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया ए वाई क्यूब माइनस बी वाई स्क्वायर, अभी भी केवल y का ही फंक्शन है, तो मैंने इसको बस डिफरेंशिएट कर देना है माइनस लगा के। माइनस डिफरेंशिएट किया तो 3a वाई आई कैप, और माइनस में माइनस प्लस 2b वाई स्क्वायर वाई जे कैप, ये फोर्स का फंक्शन बन गया। चलिए एक फंक्शन में अलग से देता हूं, यहाँ डी लिख देता हूं, डी अपने आप कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू जेड। क्वेश्चन पूछा है फोर्स बताओ, तो फोर्स का बस पार्शियल डेरिवेटिव करना, माइनस लगाएंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, बाकियों को मत करो और आई कैप लगा दो। फिर y को डिफरेंशिएट करो और बाकियों को मत करो, तो एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर इंटू जेड जे कैप प्लस, अब z को डिफरेंशिएट करो, अदर्स को मत करो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब के कैप, क्योंकि z का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स आ गया। तो ऐसे तो हम पार्शियल डेरिवेटिव आसानी से कर लेंगे, कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, एंड इफ आई पुट माइनस साइन इट बिकम्स फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स और फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स से बनाई जा सकती है। बट पोटेंशियल एनर्जी बनाते समय तुमको u2 माइनस u1 आएगा, तो इंटीग्रेशन लिमिट में एक पॉइंट वही चूज करते हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कोई फंक्शन का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है तो वी कैन ओनली फाइंड डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ग्रेविटेशनल में होती है कि हम दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जानते हैं। अगर यहाँ नीचे 0 है तो ऊपर प्लस mgh है, और ऊपर 0 है तो नीचे माइनस mgh, ऊपर से नीचे we only know the difference of potential energy between 2 points. Now, अगर मान लो एक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखें, मान लो x के साथ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है और ऐसे कोई ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना, तो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऐसे मुड़ेगी वहां पे du बाई dx 0 हो जाएगा, यानी मैक्सिमा हो या मिनिमा हो वहां डेरिवेटिव 0 है। तो ये मैंने बोला पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे है कोई पॉइंट नंबर 2, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4। सो देयर आर 4 पॉइंट्स जहां du बाई dx 0 है, मैक्सिमा मिनिमा पे du बाई dx 0 होता है, और जहां फंक्शन कांस्टेंट हो जाए वहां 0 होता है। तो du बाई dx 0 एट
x1, x2, x3 एंड x4। लेकिन जहां पर मिनिमा आ रहा होता है वहां पे x1 एंड x3 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। लोकल मिनिमा जहां जहां भी आएगा उसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। जहां पे du बाई डी एक्स जीरो हो रहा है वहां पे f भी जीरो हो रहा है, क्योंकि f इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स होता है। जब du बाई डी एक्स हो जाएगा जीरो तो माइनस du बाई डी एक्स भी हो जाएगा जीरो। ये x1 x3 मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कभी भी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसे यू जैसा दिखे तो यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मतलब पार्टिकल को जब अगर मैं यहां से थोड़ा आगे ले जाके छोड़ूंगा तो पार्टिकल छोड़ देने से इट विल ट्राई टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। जैसे किसी पत्थर को ऐसे ऊपर से छोड़ दूं तो इट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। कोई भी सिस्टम में पानी भी ऐसे भर देते तो ऊपर से नीचे ही फ्लो होके आता है, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हायर है, नीचे वाले पॉइंट पे लोअर। स्प्रिंग को भी स्ट्रेच करके छोड़ देंगे तो स्प्रिंग भी ब्लॉक को फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ज्यादा हाफ के एक्स स्क्वायर के बड़े वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू ऑफ एक्स की तरफ खींचता है। तो सिस्टम ऑलवेज मूव्स फ्रॉम मिनिमम हायर टू मिनिमम की तरफ। तो अगर यहां 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 कहीं से भी छोड़ेंगे तो पार्टिकल अपने आप मिनिमम की तरफ आना चाहेगा, जहां आना चाहेगा वहां रहना चाहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। x2 is called unstable equilibrium, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर किसी भी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है तो कोशिश ये करो उसका ग्राफ बन जाए, ठीक है। और तीसरा है जो हमने x4 वाला पॉइंट लिखा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में देखने से कांस्टेंट लग रही है, मतलब x4 से राइट में ले जाओ या लेफ्ट में ले जाओ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये दो तीन इक्विलिब्रियम पॉइंट के नेचर हमने लिख लिए। सिस्टम हमेशा, सिस्टम ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज रिलीज्ड। यानी कि ऐसा नहीं, फेंकना नहीं है, अगर तुम उसकी मर्जी से उसको छोड़ दोगे। जैसे एक इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक छोड़ दोगे तो अपनी मर्जी से नीचे आएगा, फेंक दोगे तो ऊपर भी जाएगा, लेकिन फॉर दैट यू नीड टू गिव काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट द सिस्टम। तो अगर किसी पार्टिकल का यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 70 जूल है, तो किसी ने बोला अगर इसको उस साइड पहुंचाना है तो तुमने बोला 10 से 70 जूल, मतलब हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट पर क्रॉस कराना है। सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी गिवन टू दिस पार्टिकल टू बी एबल टू क्रॉस दिस पॉइंट? तो बोले तुम इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी को 60 से ज्यादा दे दो। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 60 है और पोटेंशियल एनर्जी 10 है, तो दोनों मिला के 70 हो गया, तो 70 वाले पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। बिकॉज व्हेन इट, जैसे हमने 65 यहां पे दे दिया काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी विल बी 75। so when it reaches the potential energy 70 वाला point, it will have kinetic energy of 5 joule. with that extra kinetic energy it will go beyond this point. तो जो highest potential energy का point है, अगर उसको क्रॉस करने से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, इफ द सिस्टम की टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन, तो हमने बोला इफ टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर पार्टिकल क्रॉसेस द ग्राफ, पार्टिकल क्रॉसेस द बाउंड्री। और अगर टोटल एनर्जी इज लेस देन, जैसे कोई बोलता है हम ये चाहते नहीं कि ये पार्टिकल कभी भी दूसरे साइड जाए, तो जो टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी शुड बी लेस देन मैक्सिमम पोटेंशियल। तो मैक्सिमम से कम होगी अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी, इसको बोलते हैं, ये स्टेबिलिटी वेल है, ये मतलब गड्ढा है, गड्ढे के अंदर पार्टिकल तो अपने आप उछल के बाहर नहीं आ सकता। यू नीड टू गिव सम काइनेटिक एनर्जी टू टेक दिस पार्टिकल टू आउटसाइड। तो बाहर निकालने के लिए हमको यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू से अगर कम है तो इट विल नॉट कम आउट, इफ इट इज ग्रेटर इट विल गो बियॉन्ड द वेल। तो अगर गड्ढे में, कुएं में कोई पार्टिकल पड़ा और बाहर निकालना है
तो वहां पे टोटल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वहां पे यही करना है। तो अगर टोटल एनर्जी ग्रेटर है तो इट विल कम आउट। अगर इफ टोटल एनर्जी इज लेस देन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो इट डज नॉट कम आउट फ्रॉम वेल। वेल मतलब ये जो स्टेबिलिटी वेल है, ये जो गड्ढा बना हुआ है कुआं जैसा है, इससे बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है ना। तो अभी एक आध क्वेश्चन इसका, एक सवाल देखते हैं कहीं दिया होगा, और फिर पोटेंशियल एनर्जी के जल्दी जल्दी एक दो क्वेश्चन और सॉल्व। जैसे ये रहा क्वेश्चन में लिखा है, a particle of mass 1 kg is free to move along x-axis. It is acted upon by a force which described by potential energy graph in joule दिया हुआ है. The particle is projected towards left. मतलब यहां से मान लो एक पार्टिकल लेफ्ट में फेंक रहे हैं, जिससे कि पार्टिकल ऐसे उछलता नहीं, टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे नहीं, पार्टिकल यहां से लेफ्ट में फेंक रहे हैं, हम चाहते नहीं लेफ्ट में, लेफ्ट इधर, सॉरी लेफ्ट इधर फेंक रहे हैं। तो बोल रहे हैं अगर ये पार्टिकल को लेफ्ट में फेंक रहे हैं तो कितना मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड सच दैट इट एस्केप्स फार अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो हमने बोला कि अगर मुझे लेफ्ट से लेफ्ट को क्रॉस कराना है तो इस पहाड़ को क्रॉस कराने के लिए टोटल एनर्जी 10 जूल से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। बट ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी एट ओरिजिन शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन क्वेश्चन में यह नहीं लिखा है कि इस पार्टिकल को लेफ्ट साइड में दूर भेजना है कि राइट साइड में दूर भेजना है। तो राइट साइड में भेजने के लिए केवल 6 जूल से ज्यादा चाहिए, क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछा है। लेफ्ट साइड भेजने के लिए 10 जूल होना चाहिए, हाफ mv स्क्वायर, तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। लेकिन राइट में भेजने के लिए हाफ mv स्क्वायर ग्रेटर देन 6 जूल। किससे छोटा आंसर आएगा? 6 जूल से। लेकिन तुमने बोला क्वेश्चन में तो लेफ्ट साइड फेंकने को बोल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने यहाँ पे जैसे काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ पे 6 जूल दी या 7 जूल दे दी, तो ये पार्टिकल यहां तक पहुंचेगा 7 जूल वाले पॉइंट तक और फिर रुक जाएगा। तो 0 से यहां 7 जूल के पॉइंट तक पहुंचा, फिर रुक जाएगा, यहां से फिर ढुलकते हुए फिर से यहां पे पहुंचेगा, तो 7 जूल की एनर्जी से फिर राइट में जाने लगेगा। राइट में जाएगा तो इस पॉइंट को भी क्रॉस करके 4 जूल से क्रॉस कर जाएगा, इस पॉइंट को 1 जूल से क्रॉस कर जाएगा और फिर यहां सरकता हुआ बहुत दूर चला जाएगा, फिर कभी वापस नहीं आएगा। कहने का मतलब है इट इज इजियर टू टेक दिस पार्टिकल टू दिस साइड वाला इंफिनिटी रादर देन दिस साइड। यहां भेजना है, इस पहाड़ को क्रॉस कराना है तो 10 जूल, लेकिन तुम अगर 6 जूल एनर्जी दे दो तो इट विल जस्ट क्रॉस दिस पॉइंट एंड गो बियॉन्ड इंफिनिटी, मतलब गो टूवर्ड्स इंफिनिटी क्रॉसिंग दिस पार्ट। तो किस पहाड़ को क्रॉस कराना आसान है? बस उस साइड। इसमें यह नहीं लिखा है कि फार अवे फ्रॉम ओरिजिन भेजना है, ऐसा नहीं लिखा कि फार अवे टूवर्ड्स लेफ्ट भेजना है या फार अवे टूवर्ड्स राइट भेजना है। इवन इफ यू थ्रो विद मोर देन 6 टूवर्ड्स लेफ्ट, इट विल क्रॉस द पहाड़ टूवर्ड्स राइट। और अगर तुमने यहां ही 10 से ज्यादा दे दिया तो लेफ्ट से जाएगा, बट मिनिमम पूछा है इसलिए हम 6 वाले को ही क्रॉस कराना इजियर होएगा। तो क्वेश्चन में दोनों साइड में किधर भी फेंक सकते हैं, बट जो इजियर है या जिसमें कम एनर्जी लग रहा है वही कर दिया। अब ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखो। एक पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट आप लोग खुद ट्राई करना। लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन u/2 1 - x/a का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर बोला फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट दिस। तो या तो हम इसके पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना जानते होंगे या फिर इसका फोर्स का ग्राफ बनाना जानते होंगे। तो हमने लिखा है फोर्स इक्वल टू -du/dt। तो एक बार डिफरेंशिएट करके फोर्स का फंक्शन बना लेते हैं, जिससे मुझे पता चल जाए कि कहां पे मैक्सिमम मिनिमा है। वैसे ये होल स्क्वायर बना हुआ है, होल स्क्वायर का फंडा होता है कि ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 डालू तो बीच में वैल्यू है u0/2, और x इक्वल टू +a डालू तो आंसर 0 है, और x इक्वल टू -a डालो तो भी आंसर 0। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल टू 0 पे u0/2 है, और x इक्वल टू a पे 0 पोटेंशियल एनर्जी है,
x इक्वल टू माइनस ए पे भी जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब अगर फोर्स का फंक्शन बनाए और इसको डिफरेंशिएट करें तो यू नॉट बाई टू कॉमन बाहर है और ये लिख देंगे 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का पावर 1 और फिर अंदर घुस के अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर में 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और माइनस 2x बाय ए स्क्वायर। ये माइनस बाहर खींच लेते हैं और ये माइनस अलग से लगा लेते हैं, फोर्स का फॉर्मूला हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो माइनस प्लस 2 यू नॉट बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो ये फोर्स का फंक्शन है और जहां जहां फोर्स जीरो होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का या तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो फोर्स का वैल्यू जीरो हो रहा है, जीरो पे एक्स का वैल्यू जीरो डालने पे हो रहा है और एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए पे हो रहा है। इसका मतलब है 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है इसके पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में। यहां पे u बाई 2 है, यहां पर भी मैक्सिमा है या मिनिमा है, यहां पर भी ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्राफ चलेगा और यहां पर जो जीरो वैल्यू है यहां पर भी, लेकिन ये बीच में ज्यादा वैल्यू, साइड साइड में कम वैल्यू है। तो लॉजिकली ग्राफ ऐसा ही बनना चाहिए। देखो ग्राफ बना, क्योंकि बीच में ज्यादा वैल्यू, साइड साइड में कम, साइड साइड में जीरो वैल्यू और बीच में यू नॉट बाई टू, ये हमने ऑलरेडी चेक कर लिया। एट एक्स इक्वल टू जीरो यू नॉट बाई टू है, एट एक्स इक्वल टू ए जीरो है, एट एक्स इक्वल टू माइनस ए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो साइड साइड में जीरो है, बीच में ज्यादा है। तो बीच में ज्यादा यानी पहाड़ बीच में मैक्सिमा बन रहा होगा, साइड साइड में मिनिमा बन रहा होगा, तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो चेक करने की जरूरत नहीं। अब पहले पार्ट में पूछा है फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो एट एक्स इक्वल टू ए, जीरो एक्स इक्वल टू ए पे जीरो है, ये ठीक हो गया। एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो, ये भी ठीक हो गया। एक्स इक्वल टू माइनस ए पे जीरो है, तो ये फोर्स का फंक्शन जीरो कहां कहां हो रहा है ये हमको पता चल गया। और द पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स एक्स इक्वल टू जीरो इन द रीजन एक्स इक्वल टू माइनस। देखो अगर प्लस या माइनस ए पे पार्टिकल को छोड़े तो पार्टिकल हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में हायर से लोअर की तरफ जाता है। तो यहां छोड़ेंगे तो ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, यहां छोड़ेंगे तो या तो माइनस ए की तरफ जाएगा या प्लस ए की तरफ जाएगा। तो ये ओरिजिन से रिपेल्ड है, मतलब बीच में पहाड़ है, पहाड़ से छोड़ेंगे तो बाहर भाग रहा है, ओरिजिन की तरफ नहीं भाग रहा। तो ये ऑप्शन गलत है। और चौथा लिखा पार्टिकल विद टोटल एनर्जी यू नॉट बाई 4 कैन ऑसिलेट अबाउट x इक्वल टू माइनस ए। तो x इक्वल टू माइनस ए पे ये नीचे ऐसे गड्ढा बना हुआ है। तो अगर मैं x इक्वल टू माइनस ए के लेफ्ट या राइट से इसको छोड़ूं और टोटल एनर्जी कितना लिखा है, यू नॉट बाई 4, तो यहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखा है, यू नॉट बाई 2। तो यू नॉट बाई 2 से कम एनर्जी दोगे तो ये कभी भी गड्ढा क्रॉस नहीं कर सकता। ये हमने सिखाया कि टोटल एनर्जी इफ इट इज लेस देन मैक्सिमम एनर्जी तो इट डज नॉट क्रॉस द वेल, ये गड्ढे को क्रॉस नहीं कर सकता। तो फिर अगर मैं यू नॉट बाई 2 एनर्जी, यू नॉट बाई 4 एनर्जी दे रहा हूं, यू नॉट बाई 4 इज लेस देन यू नॉट बाई 2, इस साइड वाले एनर्जी से कम एनर्जी, कम है तो यहीं रहेगा। और यहां से छोड़ेंगे तो किस तरफ आएगा, माइनस ए की तरफ। यहां से छोड़ेंगे तो किस तरफ आएगा, माइनस ए की तरफ। यानी माइनस ए के अगर राइट में छोड़ देंगे तो लेफ्ट में जा रहा है, फिर लेफ्ट में गया तो राइट में जा रहा है। तो ये गड्ढे पे जैसे कोई बाउल ले लो, उसमें साइड में पत्थर छोड़ दो, अगर फ्रिक्शन लेस है तो दोनों साइड ऑसिलेट करता रहेगा एंड फोर्स हमेशा x इक्वल टू माइनस ए की तरफ आता रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगर ये यू नॉट बाई 4 की जगह यू नॉट बाई, मतलब ऐसे यू नॉट बाई 2 से ज्यादा होता तो यहां पे वेलोसिटी देने से ये इट माइट हैव क्रॉस्ड दिस पॉइंट। अगर क्रॉस कर जाएगा तो फिर ये माइनस ए की तरफ नहीं भी आएगा, इसलिए दिस पोटेंशियल एनर्जी इज केप्ट लेस देन यू नॉट बाई 2। तो यू नॉट बाई 2 से कम एनर्जी दिया है तो इस गड्ढे में घूमता है। प्लस एक पर भी ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में माइनस ए का ऑसिलेशन पूछा है, इसलिए हमने माइनस ए के लिए ग्राफ सॉल्व किया। प्लस ए पर भी इसका एसएचएम मतलब ऑसिलेशन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी पोटेंशियल। तो ग्राफ में अगर यू बन रहा है तो साइड में खिसकाने से इट हैज स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां स्टेबल है तो स्टेबल में डिस्प्लेस करने से इट कम्स बैक। यहां छोड़ोगे यहां वापस भागेगा, यहां छोड़ोगे तो यहां भागेगा, तो यहां से यहां, यहां से यहां ऐसे ऑसिलेट करता है। तो इसी तरह की लॉजिक पर बेस्ड केवल ग्राफ बनाना होता है और आगे के फंक्शन भी इसी तरह से सॉल्व करना।
कहाँ चला गया भाई? हाँ, जैसे ये है, इसमें भी ऐसे ही सिमिलर फंक्शन है। तो पहले स्टेप में हम फोर्स निकाल देंगे। वैसे तो ये u0/2 x² है, तो तुमने बोला ये तो सीधा पैराबोला है। सीधे पैराबोला का ग्राफ तो बनाना आसान होता है, ये ऐसे ही चलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 है, यहाँ +a है, यहाँ -a है, तो केवल एक ही मैक्स मिनिमा आ रहा है। तो फोर्स एक जगह 0 है, जहां पे मैक्सिमम मिनिमा होता है वहीं पे फोर्स 0 होता है। तो फोर्स केवल यहाँ 0 है, यहाँ 0 नहीं, यहाँ 0 नहीं। और x = -a से छोड़ोगे या +a से छोड़ोगे तो हमेशा ओरिजिन की तरफ जा रहा है। तो ये पार्ट सही है, ये गलत हो गया। अब यहाँ पे ऑसिलेट नहीं करेगा क्योंकि गड्ढा यहाँ नहीं है, गड्ढा 0 पे है। यानी कि +a से छोड़ोगे तो भी 0 की तरफ आएगा, -a से छोड़ोगे तो भी 0 की तरफ आएगा। तो +-a के रीजन के बीच में छोड़ने से x = 0 की तरफ आ रहा है। दैट मीन्स दिस फिफ्थ फोर्थ पार्ट, दिस s पार्ट इज करेक्ट एंड दिस ऑप्शन हैज ओनली 2 पार्ट करेक्ट। तो ऐसे ही एक दो एग्जांपल और मैं भेज रहा हूँ, उनको आप आराम से सॉल्व कीजिएगा। जैसे एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया रहेगा, उसके साथ आप फोर्स को डिफरेंशिएट करोगे पोटेंशियल एनर्जी को, तो फोर्स का फंक्शन बन जाएगा। फोर्स को 0 पुट करोगे तो जितने भी पॉइंट्स आ जाएंगे उससे ये फर्स्ट 3 पॉइंट सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ ग्राफ का शेप भी मुझे पता चल जाएगा कि ग्राफ का शेप ऐसे चल रहा है। मान लो ऐसे शेप चल रहा है कि x = 0 ये है, ये +a है, ये -a है। इसका मतलब +a और -a के बीच में छोड़ेंगे तो ओरिजिन है, तो s वाला पार्ट सही हो जाएगा। लेकिन -a पे हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, तो यहां पे ऑसिलेट नहीं करेगा क्योंकि यहां से साइड में छोड़ोगे तो हमेशा हायर से लोअर जाता है, अब ऑसिलेट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन बन गया है कि इधर ऐसा है और इधर ऐसा है, तो -a पे ऑसिलेट करेगा और +a पे नहीं करेगा। तो फंक्शन कैसा बन रहा है ये एक बार अगले 2 ऑप्शन को सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा अभी दिमाग में क्या रखना है कि व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन जिसमें mg और स्प्रिंग फोर्स दो ही नेचुरल फोर्सेस है, बाकी टेंशन नॉर्मल है, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई एडिशनल एजेंट वाला फोर्स नहीं होना चाहिए, देन यू राइट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट वन पॉइंट इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट अनदर पॉइंट। कुछ इसके सवाल मैं आपको भेज दूंगा जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और दूसरा ये जो पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन पर बेस्ड सवाल है वो भी इसमें है, तो वो भी 2-3 भेज देता हूँ, तो उसको भी ट्राई करके एक बार चेक करके देख लो। मैंने आपको 2-3 हिंट बताया। एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया होगा, डिफरेंशिएट करोगे फोर्स आ जाएगा। फोर्स जहां जहां 0 हो रहा है वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा मिनिमा बनेगा। तो ग्राफ का एक शेप तुमको बेसिकली पता चल जाएगा विद द वैल्यूज एज वेल एज मैक्सिमम। तो उससे एक प्रिडिक्ट कर लो ग्राफ। अगर गड्ढा बन रहा है तो एसएचएम बनाएगा, अगर ऐसे पहाड़ बन रहा है तो फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में फिर ऑसिलेट नहीं करेगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार। नमस्ते सर।